हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ प्रपोज़ल। यानी जो प्रपोज़ल होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारी जो पहली वीडियो हुई थी लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने बात किया था कि प्रपोज़ल होता क्या है और हम प्रपोज़ल को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। उसमें हमने बेयर एक्ट पढ़ी थी, उसकी लैंग्वेज पढ़ी थी और हमने उसको समझा था। तो मैंने उस वीडियो में एसेंशियल्स पे भी बात करनी शुरू की थी। उसमें मैंने पहला एसेंशियल पढ़ाया था, पर मुझे लगता है कि एसेंशियल्स पे एक अलग से वीडियो हमें बना देनी चाहिए। तो मैं यश पांडे एसेंशियल्स पे शुरू से वीडियो बना रहा हूँ एक बार फिर से, जबकि मैंने ये पहले एसेंशियल की बात पिछली वीडियो में की थी। बट मेरा मानना है कि अगर आपको एसेंशियल्स पढ़ने हैं एकदम अच्छे से फ्लो में, तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें आपको एसेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा नाम यश पांडे है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी बात करूं, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। तो तब तक के लिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। देखिए, एक होता है प्रपोजल, एक होता है वैलिड प्रपोजल। तो वैलिड प्रपोजल ही हमने क्यों यूज़ किया ये वर्ड? ये वैलिड प्रपोजल में ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें यही वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है? देखिए, वैलिड प्रपोजल ये वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रपोजल दिया, प्रपोजल क्या, मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो, और अगर जब तुम मेरे लिए ये कर दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यही होता है ना एक वैलिड प्रपोजल, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें, और अगर आपने मेरे लिए वो काम कर दिया तो मैं आपको बदले में कुछ पैसा दूंगा। यही होता है जनरली प्रपोजल हमारे समाज में। तो मैंने अगर आपको ऑफ़र दिया कि मैं अपनी लाल गाड़ी तुम्हें ही बेचूंगा, और बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं भी 50,000 रुपये तुम्हें ही दूंगा, तो ये क्या हो गया? एक वैलिड प्रपोजल हो गया। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सामान है, वो एक वैलिड सामान है। जैसे कार बेचना कोई इलीगल काम नहीं है। अगर आपकी खुद की कार है, अगर आप उसे बेच रहे हैं, दूसरे की कार बेचना इलीगल है। पर अगर आप अपनी खुद की कार बेच रहे हैं तो वो बेचना इलीगल नहीं होता है, वो लीगल है मामला। वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि तुम मेरे घर में 4 किलो ड्रग्स भिजवा देना, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तो ये कैसा हो गया? ये एक इलीगल फॉर्म ऑफ ऑफ़र हो गया, इलीगल फॉर्म ऑफ इनवैलिड प्रपोजल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्रपोजल है, उसमें जो हमारा लीगल ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है। जैसे ड्रग बेचना इलीगल है, मैं बोल दूं कि किसी का माथा फाड़ के ले आओ, तो ये क्या हो गया? ये इलीगल हो गया। क्यों इलीगल हो गया? क्योंकि भाई आप किसी को मारने की बात कर रहे हैं, किसी का सर फूट सकता है, कोई मर सकता है, या फिर आप वैसे भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमारे कानून में कभी भी लीगल नहीं बोला गया है, उस चीज़ को इलीगल ही बोला गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड प्रपोजल के, क्या होते हैं। अगर ये एसेंशियल्स मीट करेंगे, 3 एसेंशियल्स हैं, और भी एसेंशियल्स हम बना सकते हैं, मैं 3-4 और एसेंशियल्स भी बताऊँगा। ये एसेंशियल्स जो हैं, मैं एक एक करके आऊँगा, तो इसलिए यहाँ पे से फर्स्ट लिखा है, फिर फर्स्ट बताऊँगा, फिर यहाँ पे मैं पॉज करके सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे जाऊँगा। तो जो हमारा एसेंशियल है, वो एसेंशियल एक लीगल चीज़ होनी चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लीगली हमारे उसमें कानून में वैलिड हो। ठीक है, जैसे प्रीनप बनाना हमारे कानून में वैलिड नहीं है। जिनको प्रीनप नहीं पता है कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ कॉन्ट्रैक्ट बना के शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कानून में लीगल नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी हम अपने पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इट हैज़ टू बी डेफिनेट, क्लियर एंड सर्टेन। अब डेफिनेट मतलब क्या होता है कि आपका रोल डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एक्टर हैं, आप एक मूवी में काम करने जा रहे हैं, तो आपका रोल डिफाइंड है कि आपको वहाँ पे एक्टिंग ही करनी है। आपको डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि मैं जब तक आता हूँ तब तक तुम मेरे लिए ये सीन डायरेक्ट करके रखना। नहीं, वो डायरेक्टर का काम नहीं है, वो आप ही का काम है, वो उनको ही काम है, क्योंकि उनका वो रोल डिफाइन है। क्योंकि आपका जो रोल है वो क्लियर है, वो बताया गया है कि आपको ये करना है, आपका काम एक्टिंग करना है। डेफिनेट रोल हो गया। क्लियर, आपको ये भी पता है कि आपको कौन सा काम करना है, आपको ये भी पता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम के क्या क्या स्टेक्स हैं, और आपको ये भी पता है कि उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा और आपको काम कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैंने मूवी में साइन किया,
जब मैंने आपको मूवी में साइन किया तो मूवी में साइन करने के बाद ये भी डिसाइड होगा कि हम आपको कितने पैसे देंगे, फिर ये भी डिसाइड होगा कि कितने दिन तक मूवी की शूटिंग चलेगी, फिर ये भी डिसाइड होगा कि कैसे कैसे आपको अपनी मूछें उगानी है, आपको बाल उगाने हैं, आपको वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, ये सब चीज़ें भी बात होती हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि आपके जो कंडीशंस होंगे वो भी बहुत क्लियर होंगे कि इतने दिन में हमको ये वाली मूछें चाहिए, फिर ये वाली चीज़ चाहिए, हम चाहते हैं कि आपकी जो दो ये आईब्रोज़ हैं ये जुड़ जाएं आपस में। तो जो भी कंडीशंस ऐसी अजीब अजीब कंडीशंस जब एक्टर्स करते हैं या थिएटर में जाते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें मांगी जाती हैं। और सर्टेन है, आपको पता है कि मुझे ये काम इतने फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही है। जैसे हमारी मूवी की शूटिंग 180 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, ये चीज़ जो है एक सर्टेन चीज़ हो गई। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो गई कि आपको लगे कि यार पता ही नहीं है। जैसे कोई बोल दे कि हमारी मूवी की शूटिंग हो जाएगी कुछ दिनों में ख़त्म, ये कुछ दिनों में ख़त्म नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कितना दिन। आपको बोलेंगे कि कितने पैसे चाहिए आपको, तो दे दीजिए जो आपकी इच्छा हो। अनक्लियर है, आपको नहीं पता क्या बोल रहा है। बोलता है आपका मूवी में क्या रोल है, बोलते बस कर ही लेते हैं काम। डेफिनेट नहीं है मामला। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये तो हम समझ गए कि क्या होना चाहिए पर क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें डिफ़ाइन ही नहीं किया है आपने कि क्या है बोलना चाह रहा है। ये टेढ़ा क्यों लिखता हूँ हमेशा। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन यानी कोई ऐसी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं बनाना है, या इसको हम एम्बिग्विटी भी बोल सकते हैं। एम्बिग्विटी, MBGUITY। या फिर हम किसी ऐसी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जो मतलब कोई फ्यूचर इवेंट पे है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि अगर होली के दिन सुबह सुबह 2:04 पे बारिश हुई तो भाई मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो भाई 2:40 पे बारिश कब होगी, ठीक है, और कब हम जाएंगे, कब हम देखेंगे। तो ये कैसा, ये एक अनसर्टेन इवेंट है जिसमें आपको पता नहीं है कि जैसे सट्टा बाज़ार होता है कि अगर आज इंडिया जीतेगी तो तेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाएंगे। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, एक अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो आप एक फ्यूचर इवेंट को पे कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं जिसपे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बॉल पड़ सकता है, स्विंग हो सकता है, पिच बेकार हो सकती है, कैच अच्छी पकड़ी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है एक सिचुएशन में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं ये इलीगल नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवा सकते क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छे से डिफाइंड नहीं होती हैं और आपको क्या कहते हैं उसको, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अनक्लियर नहीं होना चाहिए मामला। ठीक है, अनक्लियर मतलब जैसे जब स्टार्टअप में अगर आप लोगों ने कभी जॉब की होगी, मैंने नहीं की है, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने की है, तो वो मुझे बताते हैं कि जो स्टार्टअप में जॉब करते हैं तो स्टार्टअप में रोल डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में कल को नौकरी करेंगे, जैसे जो इन्फोसिस हो गई, और भी 50 कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो रोल होते हैं वो उनके डिफ़ाइन होते हैं कि आपको ये काम करना है। उनका ये भी रोल डिफाइंड होता है कि उनको क्या करना है, उनका सारा बात क्लियर होता है। उनका जो रोल होता है वो एकदम सर्टेन होता है। वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमको यही काम करना है कि नहीं करना है, या ऐसा नहीं होगा कि अभी जो आप अपना काम कर रहे हैं उसको उठा के बोल देंगे कि नहीं नहीं अभी ये करने लोगों, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं अभी ये करने लोगों, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग और सेल्स टीम में हैं तो आपका काम सेल्स का ही होगा। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट को अच्छा कैसे बनाना है, वो आपको देखना है। आपको प्रोडक्ट बना के दिया जाएगा, अब आपको उसको बेचने का काम है। ठीक है, तो आपके रोल कैसा है, सर्टेन है, क्लियर है और डेफिनेट है कि आपको बस प्रोडक्ट बेचना है। ये डेफिनेट है, सर्टेन है और क्लियर है कि 1 महीने में इतना प्रोडक्ट बेच देना है, यहाँ पे ये क्लियर है। लेकिन अब आप स्टार्टअप में जाते हैं, जो कंपनी नई नई खुली है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर मामला वेग होता है, वहाँ पे मामला अनसर्टेन होगा। वहाँ पे आपको कभी भी कुछ भी काम दे दिया जाता है कई बार, लेकिन लोगों को वो माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे लड़का लड़की, सेक्स सुक्स, लिविंग इन और ये सब सीनियर्स को अच्छा लगता है, पर वहाँ पे रोल डिफाइन नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी बड़ी कंपनी में एक छोटे ओहदे पे काम करना ज़्यादा ठीक है इन कंपैरिजन टू किसी छोटी कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम करना। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे रोल डिफाइन नहीं होते, तो इसलिए जो
सच का टैलेंट होता है वो स्टार्टअप को नहीं मिल पाता, और यही उनका मेन प्रॉब्लम होता है कई बार। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड, एक वर्ड, एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, कंसेंसस एड एडम, IDEM, कंसेंसस एड एडम। ये कंसेंसस एड एडम क्या होता है? यानी दोनों पार्टीज़ का थॉट प्रोसेस एक चीज़ को एक टाइम पे एक ही सेंस में हो रहा है। मतलब मैं ये समझाने के लिए, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे अब कुछ चीज़ समझानी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें समझानी तो पड़ती हैं भाई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो एक सेकंड बस रुक जाओ भाई। ठीक है, तो मान लो A और B, ठीक है, ये दो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाली हैं आगे जाके। ठीक है, A ने बोला B को कि आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार सेल। वो अपनी जो लाल कार है वो B को बेचना चाहता है। A ने ऐसा B को बोला, ठीक है। B ने भी बोला कि ओके आई विल बाय इट। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे अब आप बताइए, कमेंट स्टैम्प में रोक के, कितना टाइम हो रहा है अभी? 11:27 समथिंग है। तो यहाँ पे रोक के आप मुझे एक चीज़ बताइए कि रेड कार जो वो बोल, ये जो हमारा A ने B को ऑफ़र दिया है, ऑफ़र तो इसने दिया है ना, ऑफ़र या प्रपोजल तो इसने दिया है, इसने तो एक्सेप्टेंस दी है अपनी, इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि आई विल बाय इट। बट एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ B को दिया गया है, क्या ये डेफिनेट, क्लियर और सर्टेन है? जो ये A ने कॉन्ट्रैक्ट B को दिया है, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डेफिनेट है, क्लियर है और सर्टेन है? इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट में बताइए। आशा करता हूँ आपने बता दिया होगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ। ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? A ने बोला B को कि मैं अपनी लाल गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बट A के पास दो लाल गाड़ियाँ हैं, BMW और नैनो। ठीक है, इसको भी ये बात पता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो A मुझे ऑफ़र दे रहा है, इसके पास ये लाल गाड़ी है और इसके पास BMW भी लाल रंग की है और नैनो भी लाल रंग की है। पर ये जो B है ये समझता है, जो B है ये समझता है कि ये BMW की बात कर रहा है, कि ये अपनी BMW वाली गाड़ी मुझे बेचेगा। जो B है समझ रहा है कि मुझे BMW वाली गाड़ी ये बेचने की बात कर रहा है बंदा, पर ये नैनो अपनी बेचना चाहता है। तो जो दोनों पार्टीज़ है उनका थॉट प्रोसेस एट अ सेम टाइम, एट अ सेम सेंस, एट अ सेम सेटिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ कुछ सोच के, तो आपको भी वही ऑफ़र सोचना पड़ेगा कि जो मैंने ऑफ़र दिया है आपको। आप ऐसा नहीं है कि आप ऑफ़र सोच रहे हैं किसी और चीज़ के लिए और मैं ऑफ़र दे रहा हूँ किसी और चीज़ के लिए। अगर दोनों पार्टीज़ का थॉट प्रोसेस एक जगह पर नहीं होगा तो वहाँ पर कंसेंसस एड एडम नहीं होगा। ठीक है, मैं कंसेंसस एड एडम की डेफिनेशन लिख दूंगा, अभी 2 मिनट रुको। तो वहाँ पे ये चीज़ हमें चाहिए कि जब दोनों पार्टीज़ का थॉट प्रोसेस एक टाइम पे एक ही सेंस में एक ही टाइम पर अगर होगा, जैसे बोलते हैं ना कि मैच हो जाना, एक मैचिंग हो जाती है, वो जो मैचिंग हो जाती है वो मैचिंग होनी यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मैं आपको लाल गाड़ी बेच रहा हूँ ये सोच के कि मैं नैनो गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो आपके भी दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए कि मैं भी नैनो गाड़ी की ही खरीदने की बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ भी ये चीज़ गलत साबित हो जाएगी। लेकिन अगर आप कल को कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी है ये कौन सी है, ये नैनो है कि BMW है। आप ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के नहीं बना सकते कि मैंने इसको अपनी लाल गाड़ी बेच दी, BMW बेचनी पड़ी, मैंने अपनी लाल BMW गाड़ी इसको बेच दी, मैंने अपनी लाल नैनो गाड़ी इसको बेच दी। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेट होना चाहिए मामला, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए मामला, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन होना चाहिए मामला कि इतने अमाउंट में ये वाली नैनो की गाड़ी मैंने इसको बेच दी। तो यहाँ से मैं अपने ओन जो मैंने ये गाड़ी को ओन करता था इस राइट्स को छोड़ता हूँ और बदले में इसका पैसा लेता हूँ।
सर्टेन हो गया मामला सर्टेन हो गया। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और यही सेम चीज़ होती है आपकी क्रश रश और इन सब लड़का लड़की और लवरा लवरी के मामले में भी। आपने एक लड़की को ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। चलो मैं इसको यहाँ पे खड़ा होकर बताता हूँ, इसकी शॉर्ट काट के डालूंगा। आपने एक लड़की को ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने बोला कि लेकिन मैं तो तुम्हें एक फ्रेंड की नज़रों से देखती हूँ। तो क्या वो जो ऑफ़र था वो डेफिनेट था, क्लियर था और सर्टेन था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ और सोच रही है आपके मन में और वो आप कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, मैं पहले एक बार इस चीज़ को लिख ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहला क्या नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लड़की को पसंद करते हैं लेकिन आप उससे जाके ठीक से बात नहीं करेंगे, आप अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं रखेंगे, आप अपनी बातों को ठीक से बताएंगे नहीं, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसको फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी तो हम इसको कैसे बोल देंगे कि ये वैलिड प्रपोजल है? ये वैलिड प्रपोजल नहीं है भैया, तुम फ्रेंड जोन होने जा रहे हो। इसीलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पसंद है क्योंकि ये आपकी लव लाइफ को भी सॉल्व कर देता है। तो अगर आपको अपनी लव लाइफ का भी कंसल्टेशन चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाता है कई बार। ठीक है, कंसेंसस एड एडम, इसका डेफिनेशन मैं लिख के आता हूँ। The way you have given the offer, you are also thinking of the same goal and B is also thinking of a same goal. आपने अब मैं समझाता हूँ। Consensus ad Adam क्या होता है? The way you have given the offer, you are also thinking of the same goal and B is also thinking of the same goal. आपने अपनी क्रश को प्रपोजल दिया कि I want to be your boyfriend, ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं तुमको तो फ्रेंड की नज़रों से देखती हूँ। तो वहाँ पे कंसेंसस एड एडम नहीं हो पाया। क्योंकि टू और मोर पीपल आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट अ सेम सेंस, बट वो तो अग्री कर रही है तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए और तुम उसका बॉयफ्रेंड बनना चाह रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें कंसेंसस एड एडम नहीं हो पा रहा है। तो जब कंसेंसस एड एडम नहीं हो पा रहा है तो क्या ये एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल हुआ? नहीं हुआ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये है कंसेंसस एड एडम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना जाके। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, जहाँ पे वो बताएंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो वो दोनों का थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टीम इंडिया है, टीम इंडिया का थॉट प्रोसेस क्या है? इंडिया को जिताना है। वहाँ पे कंसेंसस एड एडम नहीं है। कोई प्लेयर ये सोच के नहीं खेलता है कि हमको जीतना नहीं, हमको हारना है। ठीक है, क्यों? और जो अपोनेंट होती है उनका होता है कि हमें अपने आप को जीतना है, इनको सोचना है हमें अपने आप को जीतना है। तो यहाँ पे कंसेंसस एड एडम अपोजिशन पार्टीज़ में नहीं होता है, लेकिन जो सेम पार्टीज़ के मेंबर होते हैं उनका कंसेंसस एड एडम ही होता है कि हमको एक अच्छे तरीके से गेम खेलना है और जीतना है। ठीक है, तो वहाँ पे कंसेंसस एड एडम हो जाता है कि आप जिस चीज़ को जो सोच के गोल में जा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन भी उसी चीज़ को सोच रहा है कि हमें भी यही गोल अचीव करना है। अगर आप कुछ और सोच के बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा समझ कुछ और ले तो उसे हम कंसेंसस एड एडम नहीं कहेंगे। आप अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहे हैं सोच के कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा, लेकिन वो आपको फ्रेंड जोन कर दे, तो वहाँ पर कंसेंसस एड एडम नहीं होगा, वहाँ पर आपका चुक हो चुका है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमारा ये होगा कि हमारा जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, इट हैज़ टू बी डेफिनेट, इट हैज़ टू बी क्लियर, इट हैज़ टू बी सर्टेन। आप कोई एम्बिग्विटी में बात नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर ये हो गया तो तुमको मैं ये दे दूंगा, नहीं। आप इसमें बात नहीं करेंगे, किसी ऐसे अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे कि आप बोले कि अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा, अगर इस दिन इस टाइम पे यहाँ पे बारिश हो गई तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेन फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। आप बोल रहे हैं कि
अगर ये टीम जीतेगी तो मैं इसको पैसा दे दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या सेम कंडीशंस होंगी दोनों टीम के पास खेलने के लिए? सुबह खेल रहे थे, ड्यू नहीं पड़ी, शाम को खेल रहे हैं, ड्यू पड़ गई पिच पे। अब क्या करोगे कि बैट्समैन को, बॉलर को पड़े जा रहे हैं छक्कों पे छक्के, 100 रन खा रहे हैं भाई साहब बैठ के। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में और कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है कि भाई कंडीशन सेम नहीं है, माहौल चेंज हो सकता है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, टीम का दिन ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल में यही है कि फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो प्रपोजल है वो बहुत डेफिनेट होना चाहिए, यानी अपनी इंटेंशंस आपको क्लियर रखनी है, क्लियर होना चाहिए कि आपने जो आपकी कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। डेफिनेट क्या कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, फिर उसको क्या है, उसको भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। क्लियर होना चाहिए ये कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ तो मैं किसी और का बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा, ये चीज़ भी क्लियर है। और सर्टेन जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं हम दोनों एक दूसरे पे चीट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, ये तीनों चीज़ें साथ में हो गई। और सेम चीज़ हर जगह पे होती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं कि फर्स्ट चीज़ हमारी फर्स्ट यहीं पर होगी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सर्टेन होना चाहिए और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो फर्स्ट क्रेडेंशियल आप एक वैलिड प्रपोजल का मैच कर चुके हैं। सेकंड प्रपोजल पे आते हैं अभी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब ये लीगल रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए पहले तो समझना पड़ेगा कि एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है लीगल रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप को आप समझ सकते हैं एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, जब चाहो तब जोड़ दो, जब चाहो तब तोड़ दो, ठीक है। या फिर दोस्ती का रिलेशनशिप, जैसे बोलते हैं ना कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। दोस्त आपका दोस्त तब तक है जब तक वो मानता है वो आपका दोस्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब तक इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आने का नहीं होगा तब तक वो जो बकवास सा रिलेशन है वो बकवास होता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी लाइफ के ऐसे ऐसे नॉट्स खोल देगा ना कि जो आपका कभी कोई कंसल्टेंट भी नहीं खोल पाएगा। इट इज़ लॉफुल इन नेचर or a legal agreement. It is an agreement which is to be recognized and protected by the law and enforceable by law. क्या कहना चाहता है ये एक लॉफुल नेचर का अग्रीमेंट है, या फिर लॉफुल नेचर है इसका, या फिर एक लीगल अग्रीमेंट है। लीगल अग्रीमेंट यानी जो दोनों पार्टीज़ हैं उन दोनों ने एक चीज़ के लिए प्रपोजल दिया किसी को, वो दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद उनको अब ये है कि अब हमने जो चीज़ पे अग्री किया है, अब हम चाहते हैं कि अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए और अब इसमें कोर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, हमारे तंत्र को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो जब भी लॉफुल इन नेचर में कोई लीगल अग्रीमेंट होगा जो रिकॉग्नाइज होगा, जो प्रोटेक्ट करेगा लॉ को हमारे, और जो हमारा कोर्ट इन्फोर्सिबल भी करा सकेगा, यानी हम दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे इलाके में जितने भी सैमसंग के स्टोर्स हैं उनको जो सामान जाता है वो सामान मैं आप ही से ख़रीदूंगा और किसी और से नहीं ख़रीदूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ। अब हम दोनों के बीच में इंटेंशन भी है कि भैया हम दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, साथ में एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है हम दोनों के बीच में। कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है जो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए करते हैं, वो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर रिलेशन किस चीज़ का है? यहाँ पर रिलेशन है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है दोनों का, कि मैं सिर्फ तुमसे ही सामान खरीदूंगा और तुम्हें भी ऑब्लिगेशन होगा कि तुम सिर्फ मुझे ही सामान बेचोगे। ऑफ़र मंजूर है? मंजूर है जी, ठीक है। अब ऑफ़र मंजूर हो गया, अब क्या होगा? दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ अग्री कर चुकी हैं। पहले ऑफ़र हो गया, पहले प्रपोज़ल हो गया, प्रपोज़ल के बाद एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन भी हो गए कि हम दोनों ने जो एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, जैसे बताया ना कि अगर मैंने तुमको प्रॉमिस किया है तो बदले में तुम भी मुझे कुछ प्रॉमिस करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ तुम्ही से सामान खरीदा हूँ, तो तुम भी प्रॉमिस करोगे कि मैं सिर्फ तुम्हें ही सामान बेचूंगा, ठीक है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो गया। फिर अग्रीमेंट हो गया। तो ये जो अग्रीमेंट है यही है हमारा वो अग्रीमेंट कि जब दोनों पार्टीज़ एकदम रेडी हो चुकी हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंशन अब हमारा आ जाता है कि दोनों पार्टीज़ का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप में आने का है। जैसे इसके हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप सिर्फ अपना सामान मुझे बेच सकते हैं, किसी और को नहीं बेच सकते। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कि मेरा जो इलाका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे इलाके में जितने भी एप्पल के स्टोर्स हैं इनको सामान सिर्फ मैं ही डिलीवर करूँगा। और एप्पल से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि इस पर्टिकुलर इलाके में जो भी
एप्पल के स्टोर्स हैं वो सिर्फ मुझे से सामान खरीदेंगे और एप्पल सिर्फ अपना प्रोडक्ट मुझे बेचेगा और किसी और डीलर को नहीं बेचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में। ये लॉफुल इन नेचर है, लीगल अग्रीमेंट है। इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ है वो एक लीगल अग्रीमेंट है, वो कोई इलीगल अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पर इंटेंशन तभी आएगी जब आपकी इंटेंशन तभी देखी जाएगी जब अग्रीमेंट लीगल होगा। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने अग्रीमेंट बना लिया कि कौन कितने लोगों की जान लेगा, ऐसा वाला अग्रीमेंट आप नहीं बना सकते। इंटेंशन आप दोनों की है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, बहुत अच्छी इंटेंशन है आप दोनों की, बट जो आपने ऑब्जेक्ट आपका है, जो काम आप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो इलीगल है। तो जब आप काम कॉन्ट्रैक्ट जो करने के लिए बात कर रहे हैं वो इलीगल है तो आपका इंटेंशन वगैरह चूल्हे में गया। आपका जो इंटेंशन है वो लॉफुल होना चाहिए। आपका जो इंटेंशन है वो एक ऐसा काम करने के लिए होना चाहिए जो कानूनी तौर से लीगल हो। जो इलीगल काम है उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। प्रोटेक्टेड बाय लॉ, अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टी ये काम करने से मना कर सकती है, कर दिया किसी ने कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला, मैं बताता हूँ भाई मैं तुमसे तुम्हारी कार ख़रीदने के लिए तैयार हूँ नैनो, और बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भी दूंगा। तो ठीक है, बोलता है कि मैं भी तुम्हें अपनी कार बेचने के लिए तैयार हूँ और 1 लाख रुपए लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो यानी वो मुझे अपनी कार देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। अब ये है कि अब मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, अब उसने मुझे अपनी कार दी नहीं है। तो अब क्या होगा, उसने जब अपनी साइड का प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जब बात करने के बावजूद, सेटलमेंट करने के बावजूद वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोर्ट के पास जाऊँगा, कोर्ट से रेमेडी मांगूंगा कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोर्ट ने इस पे अग्रीमेंट भी बनाया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया है। अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा बन गया है, जब हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे ठप्पा मार दिया है, तो अब कोर्ट को मुझे बताना है कि अब मैं क्या करूँ। और इनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब कि जब दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने से मुकर जाए तो कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि सामने वाली पार्टी को अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पे कोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और लीगल रिलेशनशिप क्या होता है कि कल को अगर कुछ कांड होगा तो उसमें लीगली भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है कि घरों में भी, अगर हम घरों का नॉर्मल एक वीक एग्जांपल ले इस चीज़ का, कि घरों में भी मम्मी जब दो भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में या बहनों बहनों के बीच में झगड़ा होता है, तो वहाँ पे कई बार होता है कि चल मैं मम्मी से पूछाते हैं, चल मम्मी के सामने बात कर, चल मम्मी के सामने बोल, मम्मी देख लो इसने बोला है, अब ये नहीं करेगा तो फिर देख लेना। ये मम्मी, अब ये जो तुम बोलते हो कि मम्मी देख लेना, ये क्या है, ये मम्मी ही कोर्ट है तुम्हारी। ये जो मम्मी है यही कोर्ट है तुम्हारी। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि मम्मी देख लेना, अगर अब इसने नहीं किया ना मैं इसका मुंह फोड़ दूंगा, ये क्या है, ये मम्मी ही के सामने बोल रहे हो कि मम्मी देखो हम दोनों ने ये चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाया है, और अगर अब ये चीज़ ये करने से मुकर जाएगा तो भैया आपको इसको सज़ा देनी पड़ेगी या फिर मैं सज़ा दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का लीगल रिलेशनशिप ही हो गया, जो हम नॉर्मली अपने डे टू डे जीवन में भी बनाते हैं। हम डे टू डे जीवन में भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि छोटे से छोटे सामान के लेके बड़े से बड़े सामान तक हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आइदर ओरल और रिटन। ठीक है, तो वही ये चीज़ है, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है कि अगर आपने कोर्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया तो यहाँ वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप हो गया। जैसे मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज में तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने निकाह नामा पे साइन कर दिया, वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप हो गया हस्बैंड वाइफ का, और एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशन आ चुकी है कि अब तुमको भी मेरे लिए कुछ करना है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। ये हो गया तुम्हारा लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, एक सेकेंड, लीगल रिलेशनशिप ही क्यों, मतलब कि जब भी आप लॉ पढ़े तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन की वाई। हमेशा जो भी आप पढ़ते हैं लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमेशा उसमें खोदते रहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बट हाँ, इतना मत खोद देना कि उस पर तुम्हारी कब्र खुल जाए, पर इतना ज़रूर खोद देना कि पता चल जाए तुमको कि मेन रीज़न इज़ वाई, ये ऐसा क्यों है। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि लीगल रिलेशनशिप में आना है तो क्यों आना है। जो शादी होती है वहाँ पे जो 7 फेरे लिए जाते हैं, लड़की के मांग में सिंदूर भरा जाता है, क्यों भरा जा रहा है, कभी ऐसे सोचो, पूछो तो क्यों।
बिकॉज इट शोज़ द सीरियसनेस बिटवीन द पार्टीज़। ये जो लीगल रिलेशनशिप है ये एक सीरियसनेस दिखाती है। जैसे कई बार हमने मूवीज़ में सुना नहीं है कि इस एक्टर को इतना साइनिंग अमाउंट दिया गया। ये साइनिंग अमाउंट क्या है? ये साइनिंग अमाउंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ही है कि ये जो हम लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं इसके बदले में हम आपको कुछ दे रहे हैं क्योंकि हम जेन्युइनली आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंटेंशन है कि हम चाहते हैं आप लीगल रिलेशनशिप में एंटर हो और आप हमारे साथ काम करें, ठीक है। तो जो ये इंटेंशन है हमारा लीगल रिलेशनशिप में आने का, इसका मेन रीज़न एंड सोल पर्पस है कि इट शोज सीरियसनेस, इट शोज सीरियसनेस बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। जो हमारी पार्टीज हैं उनकी सीरियसनेस को दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों पार्टीज को पता है कि इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ एनी ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने वाली पार्टी है वो हमें कोर्ट में घुसा सकती है। तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हम इसकी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी बोल सकते हैं कि मैं तुझे नहीं मानता, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कुछ नहीं कर पाएगी आपका। लेकिन आप यही सेम चीज़ अपनी वाइफ को नहीं बोल सकते कि मैं नहीं मानता आपसे, तेरी वाइफ है। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है लेकिन वाइफ के साथ लीगल रिलेशनशिप है। तो जो लीगल रिलेशनशिप आ जाता है तो पूरा तंत्र मिलकर आपको बताने के लिए तैयार बैठा है कि वो तुम्हारी बीवी है। ऐसे बोल के तुम नहीं छोड़ सकते कि तुम्हारी बीवी है। कभी पापा को बोल देना, मम्मी को बोल दे, ऐसे जाके पूरा तंत्र तुम्हारे बाप को बताने के लिए बैठा हुआ है कि वो तुम्हारी बीवी है। तो ये अंतर होता है लीगल रिलेशनशिप में और एक नॉर्मल रिलेशनशिप में। तो जो लीगल रिलेशनशिप होता है इसमें हम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते चले जाते हैं, और जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है इसमें आप जब चाहो तब जोड़ दो, जब चाहो तब तोड़ दो। लाइक दोस्ती एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है। लेकिन एक वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है? लीगल रिलेशनशिप होता है। तो जो हम लीगल रिलेशनशिप में आते हैं इसका हमारा मेन रीज़न, मेन सोल पर्पस ही यही है कि हमें एक डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ानी है एक दूसरे के लिए कि भाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ने देंगे मुन्ना, इतनी आसानी से तुम नहीं बच पाओगे। ये क्या है? अच्छा, तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे, तुमको सीधा तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम दिखाना पड़ेगा। तुम ऐसे थोड़ी है कि तुम बस वैसे ही मुंह से बोल दिया तुमने और तुम बच गए और निकल गए। इतना आसान नहीं है मुन्ना, बचना नहीं है, पकड़े जाओगे। तो ये क्या है? डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को लीगल रिलेशनशिप में डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ किया जाता है जो लीगल रिलेशनशिप होता है। इसलिए लीगल रिलेशनशिप्स को तोड़ने के लिए बहुत सारे, और उसके सेक्शन 37 में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से बच के निकला कैसे जाता है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। बट उसका सोल पर्पस ही यही होता है हमारा कि एक डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो होती है वो पार्टीज़ की आपस में बढ़ानी है हमको, और हमें ऐसे ही किसी को छूटने नहीं देना है कि बस उसका मन नहीं है और जब मन करे तब छोड़ के चला जाए। इसलिए बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है वो 7 जन्मों का होता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का किसी को पता नहीं। यही रीज़न है उसका। क्यों 7 जन्मों का? क्योंकि लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमारी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, पर ये जो हमारी इंटेंशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने की, क्या वो सच में लीगल है कि नहीं है? समझो अब इस बात को। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी तैसी पेरूंगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे उसका आंसर दें। हाँ, आप मुझे उसका आंसर दें। मान लीजिए आपके पापा ने आपसे बोला कि बेटा अगर तुम इस एग्ज़ाम में 99.99% ले आओगे तो मैं तुम्हें एक बुलेट बाइक दिलाऊंगा, ठीक है। पिताजी ने आपसे ये बोल दिया और आप 99.99% ले भी आते हैं, बट बाद में आपके पिताजी ने आपसे बोल दिया कि अब मैं बाइक नहीं दिलाऊंगा। तो क्या आप अपने पापा को स्यू कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या आप अपने पापा को स्यू कर सकते हैं कि जो प्रॉमिस उन्होंने किया था आपसे और आपने अगर वो प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो क्या आप अपने पापा को स्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब तुम देखना ही, सो जाके पता करो। अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन यानी कि जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं तो उनका ये मन है कि हम इस प्रॉब्लम में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे कोर्ट में सॉल्व करेंगे जाके, या उनकी ये इंटेंशन है कि भाई हम इसको आपस में निपटा लेंगे।
उस पर डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में रिलेशन कैसे हैं, और रिलेशन होने के बाद भी उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आने का है कि नहीं है। समझ लो, अभी सुन लो, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आदमी थोड़ा सा ऐसे पढ़ा रहा होता है तो, बट मैं मजबूर करता हूँ थोड़ा जानबूझ के ऐसे वेल्म करने के लिए कि समझ है सामने वाले को, ठीक है। तो ये जो इंटेंशन होगी, ये जो लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन को हम साबित करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक्सप्रेस, ठीक है, और इम्प्लाइड। जिसमें बोलते हैं ना हम लोग व्हाट आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई, तो ये इम्प्लाइड हो गया। इम्प्लाइड क्या, मन में, और एक्सप्रेस क्या, रिटन में। तो जो हमारा एक्सप्रेस क्या होता है, रिटन। हमारा जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा रिटन फॉर्म में होता है और इसमें प्रॉपर ड्राफ्टेड होता है, ठीक है, प्रॉपर ड्राफ्टेड होता है। तो अगर आप कल को अगर रिटन अग्रीमेंट का ब्रीच करते हैं, और आप ये नहीं बोल सकते हैं कल को अपने रिटन अग्रीमेंट में कि जो हमारा रिटन अग्रीमेंट था वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि हम चाहते थे कि इसमें कोर्ट में आके सेटलमेंट कराए। क्यों? क्योंकि रिटर्न अग्रीमेंट में आदमी बहुत ऐसे फंसता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है, एक एक बात लिखी होती है, पंक्चुएशन पे पंक्चुएशन भी चेक की जाती है, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल एक अपने उस वीडियो में दिया भी था कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ठीक है। एक एक कॉमा से कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये कॉमा इसलिए लगाया जाता है बताने के लिए कि भैया यहाँ पे पॉज लेके पढ़ना थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला रुको मत जाओ, मतलब कि अभी रुको जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बोला रुको मत जाओ, मतलब रुको मत, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब भाग जाओ। तो देख रहे हो एक एक पंक्चुएशन पे कितना हिलता है मामला। ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, आप वहाँ पे पंक्चुएशन और ये सब देखते हैं, जब आप सच में आईपीआर और इन सब में, जब आप आईपीआर फर्म्स में और इन सब में ड्राफ्टिंग करते हैं, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब ये भी एक अपने आप में एक अलग ब्रांच है, सर्च करके देख लेना, कि आप जब इन सब चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ड्राफ्टेड और बहुत अच्छे से की जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसमें हमारी इंटेंशन बहुत मुंह फाड़ के बोली जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तू बोलना तुझे क्या चाहिए, तो वो जो तुझे बोलना तुझे क्या चाहिए एक्सप्रेस है, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अब इंटेंशन टू क्रिएट में यहाँ पे ये वो वही वाला चीज़ है कि वो गर्लफ्रेंड वाली जैसी चीज़ नहीं होती कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज थिंकिंग। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मामला है, प्रॉपर। यहाँ पे सब कुछ एकदम रिटन फॉर्म में है, एक एक चीज़, एक एक बात, एक एक पंक्चुएशन, सब कुछ रिटन फॉर्म में होता है। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि कहीं पे कोई इंसान किसी को धोखा दे सकता है, क्योंकि हर बात का बात है और हर बात का काउंटर है, और काउंटर पे केस लॉज है। इतनी मोटी कॉन्ट्रैक्ट फाइल बनती है, जब पूरी बनती है तो क्योंकि उसमें हर टाइप के परमोटेशन और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि आगे जाके कोई डिस्प्यूट हुआ तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से और कैसे निकलेगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड क्या होता है भाई? इम्प्लाइड यानी ये माइंड में होता है। इंटेंशन जो होती है ये रिटन नहीं होती है, ठीक है, नॉट रिटन, ये रिटन फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इसमें तो रिटन मामला है नहीं, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि चलिए ठीक है भाई, मैंने ये चीज़ तो मान ली कि जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसमें कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कोर्ट बहुत आराम से ये चीज़ों को सॉल्व कर लेती है। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को फिर मुझे अभी इम्प्लाइड का जो हमारा ये इंटेंशन है, इम्प्लाइड लीगल रिलेशनशिप, इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। 2 सेकंड के लिए रुको, देख लो। इम्प्लाइड, इट इज़ इन माइंड बट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड ओरली और इन रिटन फॉर्म। यानी जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारा इम्प्लाइड प्रपोजल होगा, या फिर जो उसको बनने की जो बीच में पीछे हमारी प्रोसेस होगी, उसको हम बोलेंगे नहीं, बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि उस सामने वाली बंदे की इंटेंशन क्या थी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। क्योंकि देखो भाई, प्रपोजल है तो वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं बार बार ये शब्द बोलता रहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट, बार बार प्रपोजल में नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रपोजल एंड कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेशन पे आप जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपना सामान लेके आते हैं,
आप अपना सामान लेके आते हैं तो एक कुली भैया जी आते हैं, वो सामान आपका उठाते हैं, अपने ऊपर लाते हैं और लेके चल देते हैं, ठीक है, और आप उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वो जब आपका सामान उतार देते हैं, ठीक है, और वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, वो कुछ बोले नहीं अभी तक, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, कि भैया पैसा। बोलेंगे कि किस बात का पैसा? बोलता है अरे भैया हमने आपका सामान उठाया है। तो बोलते हैं कि हमने थोड़ी ना बोला था तुम्हारा सामान उठाने के लिए। यहाँ पे कैच है। अब मुझे ये बताओ कि क्या वो जो कुली है वो पैसे के लिए लायबल है कि नहीं है? क्या उस जो क्लाइंट है हमारा, उसको कुली को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका आंसर जाकर कमेंट में दो, मैं अभी आंसर दे ही रहा हूँ। बिल्कुल कुली को पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो कुली सामान उठा रहा है और कुली लेके जा रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो कुली ये काम करता है, इससे इसकी रोजी रोटी चलती है, ये काम ये पैसों के लिए करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं। समझ गए? ये जो काम हो रहा है ये काम पैसों के लिए हो रहा है, ये काम फ्री में नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जब काम पैसों के लिए हो रहा है, जब काम इस चीज़ के लिए हो रहा है कि अगर मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में ये भी मुझे कुछ देंगे, और आप ये बात जानते हैं और फिर भी आपने उस बंदे को नहीं रोका। अगर आप चाहते तो उसको उसी टाइम मना भी कर सकते थे कि नहीं नहीं भैया हमको नहीं उठाना है, हम खुद ले जाएंगे। आपने उसको रोका भी नहीं, आपने उसको रोका भी नहीं। आपने अगर उसको रोका नहीं तो कुली ने समझ लिया कि मैं इनका सामान लेके जा रहा हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं है, अब हम जाएंगे, हमको पैसा दे देंगे, हो गया, बात ख़त्म। इम्प्लाइड, मन में सोच रखा है ऑलरेडी कि ऐसा ऐसा है। इसका एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, ये सास बहू शादी वाला। अच्छा, मैं मैरिटल कंसल्टेशन और इन सब में भी करता हूँ, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं बहुत सारे क्लाइंट से जुड़ा भी हुआ हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि कई बार होता है कि जो बहू होती है उसको खाना बनाने नहीं आ रहा होता है। जब लड़की की शादी हो रही होती है तो उसको खाना बनाने नहीं आ रहा है, तो कई बार शादियों में ये किया जाता है कि सास को जानबूझ के थोड़े बहुत गहने और थोड़ा बहुत कुछ गिफ्ट विफ्ट दिया जाता है कि भाई अगर कल को हमारी बेटी आएगी, उसको खाना बनाने नहीं आएगा तो प्लीज़ हमारी बेटी को ताने मत मारना। ये होता है सोसाइटी में, ठीक है? जब आप एकदम सोसाइटी से जुड़े होते हैं तो आपको पता होता है ये चीज़ें भी। तो ये क्या है? ये एक इम्प्लाइड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दोनों पार्टीज के बीच में कि तुम मुझे गिफ्ट दो, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को कुछ कहूँगी नहीं। बन गया कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड। दोनों ने कुछ बोला नहीं है। लड़की वाले ऐसे नहीं बोल रहे कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको हमारी बेटी को कुछ बोलना नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया अरे लीजिए माँ जी, लीजिए माँ जी। माँ जी भी समझ रही हैं कि ये मुझे क्यों दिया जा रहा है, कि इनकी बेटी को कुछ आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये क्या हो गया? एक इम्प्लाइड ऑफर हो गया, एक इम्प्लाइड प्रपोजल हो गया, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो दोनों पार्टीज के बीच में आपस में बन रहा है। ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल और दूं क्या? मना ना करना भी प्रपोजल होता है। कोई काम करने जा रहा है, आपने उसको नहीं रोका, तो भी हम यही कह सकते हैं कि ये हाँ ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको दूं, कई बार जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका मैगी खाने का मन है, ठीक है, आप मम्मी से परमिशन मांग रहे हैं, मम्मी मैगी खा लूँ? तो मम्मी बोल रही है नहीं नहीं खाना। मम्मी खा लूँ प्लीज़, खा लूँ? बोलते नहीं खाना है। बोलते हैं मम्मी प्लीज़ खा लूँ, तो मम्मी अब चुप हो जाती है। फिर तुम पूछोगे मम्मी खा लूँ, पक्का खा लूँ? मम्मी कुछ नहीं बोल रही है। मम्मी पक्का खा लूँ? मम्मी खा रहा हूँ, वे कुछ बोलना मत। मम्मी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो मतलब वो भी एक एक्सेप्टेंस है कि मम्मी ने बोल दिया कि तू जा खा यार, मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? तो ये भी एक टाइप ऑफ प्रपोजल होता है, ये भी एक टाइप ऑफ इम्प्लाइड प्रपोजल है और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दोनों पार्टीज के बीच में कि मम्मी प्लीज़ खाने दो। और मम्मी ने कुछ नहीं बोला तो कभी कभी कुछ ना बोलना भी एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये चीज़। बट अब ये प्रॉब्लम है कि ये तो हो गया हमारे इनफॉर्मल तरीके जो हम आम जीवन में यूज़ करते हैं। अब इस पे केस लॉ भी है, मैं उस पर भी बात करूँगा। बट कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट था इसके पीछे की इंटेंशन क्या थी? अच्छा, एक टर्म आपने सुना होगा कि रीड बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस रीड करने का मतलब क्या होता है कि जो लिखा गया है उसमें कुछ ऐसी बातें ढूंढो कि इसके पीछे की इंटेंशन क्या हो सकती है। जैसे होता है ना कई बार तो, अच्छा इसलिए ना ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं पता चलती चैट्स में, और जो इंटेंशन ये चैट्स में, जो ड्राफ्ट्स में इंटेंशन पकड़ जाते हैं वो बाजी मार जाते हैं। यहाँ पे काम आता है लॉयर का, यहाँ पे काम होता है लॉयर का कि वो ये साबित करता है कि अपने फैक्ट्स के अराउंड, अपने सर्कमस्टेंसेस के अराउंड
और रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज़ के अराउंड कि कैसा था, सिचुएशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि ये सच में जो चीज़ हुई है ये सही है कि गलत है। जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस बता रहा हूँ कोई, कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में शादी हुई, ठीक है, बट प्रॉब्लम देखो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट ये चीज़ होती है जो पास्ट टेंस में हो गई, जो हम हमेशा बोलते हैं ना फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट पे बात करना क्या है, फैक्ट ये है जो पास्ट में हो चुकी है जो चीज़, और अब हम उसको प्रेजेंट में ला रहे हैं, और प्रेजेंट में हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं देखने के लिए कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक साइंटिफिक स्टडी को फैक्ट कहा जाता है, इसको भी मैं कभी बताऊँगा, ठीक है। जो ये फैक्ट होता है हमारा, फैक्ट्स पे बात की जा रही है कि लड़का और लड़की की शादी हुई, लेकिन एक लड़की की शादी बहुत पहले हो चुकी थी और लड़की अब माँ नहीं बन सकती। ये फैक्ट जो है ये लड़के वालों से छुपा लिया गया, बोला कुछ नहीं गया, छुपा लिया गया, और लड़के वाले जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लाई करके बैठे हुए हैं कि लड़की तो ठीक ही होगी पर लड़की में तो प्रॉब्लम निकली, तो ये तो वैलिड प्रपोजल भी नहीं बना। तो यहाँ पर जो ये फैक्ट है ये कैसा हो गया, उनके खिलाफ चला गया। सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, सर्कमस्टेंसेस मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस, सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। मान लीजिए ए और बी और सी, सुनो, ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरा घर किराए पे लोगे, रेंट पे लोगे। बी बोला कि बिल्कुल ले लूँगा। और कितने पे लोगे रेंट पे, 50,000 रुपये मंथली रेंट लगेगा। क्या तुम 50,000 रुपये मंथली रेंट पे मेरा घर किराए पे लोगे। तो बी बोलता है यस आई विल, आई विल, ठीक है। तो ये जो रेंट पे लेने के लिए जब बी अग्री कर जाता है, इस मोमेंट पे बी अग्री कर चुका है, बट अब यहाँ पे एंट्री होती है सी की। सी जाता है ए के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारा घर किराए पे लेना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ 5,000 रुपये किराए पे लूँगा। तो ए क्या करता है, ए बी को घर किराए पे ना देके सी को घर किराए पे दे देता है, ठीक है, सी को घर किराए पे दे देता है। बात समझ आ रही है आपको। ए बी और सी, ए और बी के बीच में बात चली है। ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हें अपना घर किराए पे दूंगा 50,000 रुपये रेंट पे। बी भी अग्री कर जाता है कि ठीक है सर, मैं आपका घर 50,000 रुपये किराए पे लूँगा। लेकिन तब एंट्री होती है सी भाई साहब की। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारा घर 5,000 रुपये में ही लूँगा और तुम्हें मुझे अपना घर देना पड़ेगा। तो जो हमारा ए भाई साहब होता है ये ज़्यादा रेंट देने वाले टेनेंट को छोड़ के एक कम रेंट देने वाले टेनेंट के पास चला जाता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है आपको। ये जो दाल में काला नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टेंसेस क्या है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो हमारा सी है, ये सी हमारा एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, और ये जो हमारा ए है ये बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत पैसे वाला आदमी है। तो जो सी है वो ए को धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुमने अपना घर मुझे किराए पे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स की रेड मरवा दूंगा और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो सी ये बात जब ए को बोलता है तो ए को ये बात लगती है कि हाँ, यानी सी ए को धमकी दे रहा है, ठीक है। इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 15 में पढ़ेंगे तो कोअर्जन कहते हैं। सी ए को धमकी दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोचा सा चल रहा है मामला। ये इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसके थोड़े सर्कमस्टेंसेस चेंज करके देखते हैं। ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, ए इससे ऑलरेडी मन में डर जाता है। ए डर जाता है इससे कि भाई अगर मैंने इसको घर किराए पे देने से मना कर दिया तो ये मेरे खिलाफ इनकम टैक्स की रेड मरवा देगा। इम्प्लाइड है ना, मैं बार बार भूल गया था, इम्प्लाइड है ना ये। ए सी से डर जाता है, और बाद में जब ये सी को घर किराए पे दे देते तो बी पूछने आता है कि तुमने 5,000 वाले को क्यों किराए पे दे दिया, मैं तो इतना महंगा वाला ला रहा था तुम्हारे लिए, इतना महंगा मैं तुम्हें रेंट दे रहा था। तो बोलता है कि भैया वो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, तो इसलिए थोड़ा देना पड़ता है, समझो यार। तो वो बी बोलेगा ओ। तो ये जो ओ है, ये ओ क्या है, ये मन में एक डर है। ये क्या है, ये सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस हैं। ये जो सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस हैं, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस पे कोर्ट काम करता है और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इसका उतार के देखूं, कोर्ट इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि यहाँ पे
क्या होने वाला है। और ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस पे हमारा काम होता है कि उस टाइम पे जो बंदे ने फ़ैसला लिया वो अपनी इच्छा से फ़ैसला लिया या उसको मजबूर किया गया था कि उसको ये काम करना पड़ेगा, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसको धमकी दी गई या क्या किया गया, वो चीज़ें यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस देखी जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो वहाँ पे ये चीज़ों के सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कमस्टेंस का सिचुएशन कि सब सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं और समझाया जाता है कि भैया यहाँ पे अब हमें क्या करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। रिलेशनशिप यानी फॉर एग्जांपल पिताजी ने अपने बेटे को बोल दिया कि एक काम करो भाई, अगर तुम इतना परसेंटेज ले आओगे तो मैं तुम्हें बर्गर खिलाने लेके चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पिताजी बर्गर खिलाने नहीं लेके जाते हैं, तुम इतना परसेंटेज ले आते हो फिर भी, तो क्या वहाँ पे रिलेशनशिप में के लिए इस चीज़ के लिए आप कोर्ट में ले जाएंगे पापा को? ये बुलेट वाले पॉइंट से मैं अभी रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी देखना, मैं उसको कल ही एक्सप्लेन करूँगा। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज जो हैं, तो क्या जो बेटा है वो बाप को स्यू कर सकता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब स्यू और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में क्या फ़र्क होता है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, कि क्रिमिनल और सिविल केस में क्या अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिविल टाइप का केस होता है, तो क्या बेटा बाप को स्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो बाप बेटे का रिलेशन है वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, वो एक घरेलू रिलेशनशिप है। तो जनरली जब भी घरेलू रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फैमिली होता है, जो हमारे लोग होते हैं, वो आपस में सेटलमेंट करते हैं। लेकिन जो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे बात कोर्ट में जाती है। तो इंटेंशन भी देखा जाता है, लोगों के बीच में लीगल रिलेशनशिप भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि दोनों के बीच में आपस में कैसे संबंध है। अगर नॉर्मल किसी ने ऐसे बोल दिया और कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपस में बात हुई है। लेकिन अगर प्रोफेशनली कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोफेशनली दोनों के बीच में कोई संबंध आ रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैं और क्या हैं। ठीक है, इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मैं अभी आके एक्सप्लेन कर डालता हूँ। तो केस है हमारा बेल्फर वर्सेस बेल्फर। यहाँ पे मैंने छोटा सा मिसेस बेल्फर, छोटा सा मिस्टर बेल्फर लगा दिया है बताने के लिए कि पत्नी मिसेस बेल्फर है और ये पति मिस्टर बेल्फर है, यानी पत्नी ने पति पे केस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट। इससे पहले केस के फैक्ट्स समझ लो। ठीक है, फैक्ट्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। क्या है ये केस हुआ कब था? 1919 में हुआ था। ठीक है, यानी इस केस को हुए भी कम से कम 100 साल से ऊपर टाइम बीत चुका है। ठीक है, केस के फैक्ट समझो। मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर, ये जो मिस्टर बेल्फर थे, मिस्टर बेल्फर अंग्रेज़ों के नौकर थे, अंग्रेज़ों के यहाँ पे काम किया करते थे। ठीक है, तो मिस्टर बेल्फर को जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उन्होंने इनको सिलोन में भेजा था, जो आज के टाइम में श्रीलंका है। वहाँ पे भेजा था कि वहाँ पर जाके कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वहाँ पे, वो जाके आपको करने हैं। ठीक है, तो मिस्टर बेल्फर अपनी वाइफ को लेके गए थे कि चलो तुम भी मेरे साथ सिलोन चलो, वहाँ पे हम दोनों साथ में वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ पे मैं अपना कुछ काम वाम भी निपटा लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर तुम भी मेरे साथ सिलोन चलो। तो मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर सिलोन आते हैं, श्रीलंका आते हैं। फिर श्रीलंका आने के बाद यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद अब इन लोगों के जाने के टाइम आता है। तो जब इन लोगों के जाने का टाइम आता है तो अचानक से मिसेस बेल्फर यानी जो पत्नी जी हैं, इनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। ठीक है, तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ये वहाँ पे शिप पे बैठ के तो जाए। उस टाइम तो फ़्लाइट नहीं थी 1919 टाइम में, तो उस टाइम पे तो आदमी फ़्लाइट का तो सीन था नहीं, शिप में ही जाता था। तो मिसेस बेल्फर शिप में जाने के लिए कंडीशंस उनकी फेवरेबल नहीं थी। तो क्या हुआ, मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को कहा कि तुम यहाँ पे रुक जाओ सिलोन में कुछ दिनों के लिए, और जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब तुम आना, और जब तक तुम यहाँ रहती हो तब तक मैं तुम्हें महीने का कुछ खर्चा भेजा करूँगा, महीने का कुछ मेंटेनेंस तुम्हें भेजा करूँगा, ताकि तुम यहाँ पे अपना जीवन चला पाओ, यहाँ पे तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है वो तुम रख पाओ। ठीक है, और जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम वापस आ जाना। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूँगा इसको भी, ये इन दोनों के बीच में डिसाइड होता है आपस में। ठीक है, अब
क्या होता है, मिस्टर बेल्फर, जैसे सारे फेमिनिस्ट बोलते हैं कि आदमी कुत्ते होते हैं, इन्होंने भी वही काम किया। ये चले जाते हैं अपना लंदन वापस। फिर लंदन जाने के बाद ये अपनी बीवी को जाते हैं भूल कि ये उसको कभी भी कोई मेंटेनेंस इन्होंने भेजा ही नहीं जब ये लंदन पहुँचे, ठीक है। तो मिसेस वेल्फर ने कई बार अपने हस्बैंड को चिट्ठी लिखी, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई तुम मुझे मेंटेनेंस कैसे भेजोगे, मैं यहाँ पे अपना जीवन यापन कैसे करूँगी, मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं एंड ऑल। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी, ठीक है, अपने हस्बैंड को। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हस्बैंड पे काफ़ी टाइम तक, जब हस्बैंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इन्होंने अपने हस्बैंड पे केस किया, ये बोल के कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ऑफ़र दिया था, मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो मैंने जब अपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो भाई अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे अपना जीवन यापन कैसे करूं। आप मेरे हस्बैंड को कंडेम कीजिए कि वो अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करें। ये केस है पूरा, ठीक है। तो अब ये बात कोर्ट में जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे कोर्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करती है। एक सेकेंड बस मुझे ये लेने दो, 1 मिनट। हाँ, तो कोर्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करती है जब फैक्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि मिसेस बेल्फर को उनके हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कोर्ट क्या कहती है, बट एक बार समझना उस चीज़ को, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ को प्रपोजल दिया, ठीक है। अरे तेरी ऐसी की तैसी हो जा भाई, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ को, ये देखो धोखा दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी, हस्बैंड ने वाइफ को प्रपोजल दिया। प्रपोजल किस चीज़ का, कि तुम सिलोन में रुक जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हें मेंटेनेंस भेजता रहूँगा। तो वाइफ ने ये प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गई है यहाँ पे। अब एक्सेप्टेंस हो गई, जब दोनों पार्टीज एक ही पेज पे अग्री हो गई, तो यहाँ पे बन गया इन दोनों का प्रॉमिस, ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको एक्सप्लेन भी किया है। ये प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुई अटक जाती है इधर कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन क्या, कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने अगर आपको, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपका कोचिंग टीचर हूँ, मैं अगर आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो आपका भी एक प्रॉमिस उधर से बनता है कि मेरे 10,000 रुपये मिले। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा वो कंसिडरेशन 10,000 रुपये है, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका पढ़ाई मेरा ज्ञान है, आपका कंसिडरेशन मेरा ज्ञान है। तो फिर कंसिडरेशन है, फिर कंसिडरेशन के बाद अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रपोजल दिया हस्बैंड ने, एक्सेप्टेंस हुई वाइफ की, हस्बैंड ने और वाइफ ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि ठीक है, जब मैं वापस ठीक हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। बट कंसिडरेशन कहाँ पर है, हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस भेज रहा है, ठीक है, लेकिन वाइफ हस्बैंड के लिए क्या कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड के लिए क्या कर रही है। मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो ये कहाँ से बात आ सकती है। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि भैया आपको पे करना पड़ेगा, क्यों पे करना पड़ेगा, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो प्रॉमिस से बात आगे बढ़ी ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है कि उसको हम ये कहे कि ये आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। मैं अभी ये बताता हूँ कोर्ट ने इस पे क्या कहा। ये मैं एक अपना भी बात आपको समझाना चाह रहा था एक अपने तरीके से, कि यहाँ पे प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन नहीं। यहाँ पे कंसिडरेशन पे बात आके अटक गई कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रही है। जब वो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे सवाल पूछा था कि तो फिर तुम ये बात बताओ कि जब डिवोर्स हो जाता है, जब वाइफ के बच्चे भी नहीं होते हैं, तो हमारा जो कोर्ट उसको मेंटेनेंस दे देता है, तो वहाँ पर भी तो वाइफ बाद में डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड के लिए कुछ नहीं करती, तो हस्बैंड को वाइफ के लिए क्यों करना पड़ता है। तो ये सवाल तो बहुत अच्छा था भाई, ये मैं भी फील करता हूँ इस चीज़ को। पर हमारे इंडिया में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखा जाता है, आइदर वो हिंदू मैरिज हो या मुस्लिम मैरिज हो, ठीक है। मुस्लिम मैरिज होती कॉन्ट्रैक्ट है बट वो कॉज़ाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए मार लो यहाँ पे, ठीक है। मैं आता हूँ, 1 सेकंड लिख के कोर्ट ने क्या कहा।
देख लो कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा देयर वॉज नो लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वहाँ पे कोर्ट ने जब ये देखो क्योंकि ये जो पिछले बार में जो बात हुई है ये हमारे बीच में एक इम्प्लाइड चीज़ थी। तो इम्प्लाइड मैंने बताया फैक्ट, सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, इन तीन चीज़ों को देख के बनाया जाएगा। इन तीनों चीज़ों को जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने बोला देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। वाई? क्योंकि वहाँ पर कोई फॉर्मल और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जब भी आपको एक, अब आप बोल रहे होगे कि अब ये क्या बात हुई, अभी तो आप बोल रहे थे कि इन दोनों के बीच में इंटेंशन था। इंटेंशन हमेशा मन में होती है, ठीक है, उसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं, बट इंटेंशन हमेशा यहाँ होती है। इम्प्लाई तो कोर्ट करेगी ना उस चीज़ को। कोर्ट तो कई बार होता है कि देख रही है कि इंटेंशन है फिर भी मना कर देगी, क्या उखाड़ दोगे आप कोर्ट का, तो वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे नो फॉर्मल और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस और रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। व्हेन द पार्टीज आर इन क्लोज रिलेशनशिप विथ ईच अदर देयर इज़ नो लीगल इंटेंशन ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, दे सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट कोर्ट। यानी जो भी हमारी क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं वो जनरली देखा गया है कि उनके बीच में जो आपस में इंटेंशन होता है वो लीगल रिलेशनशिप में आने का नहीं होता है। और कल को कोई डिस्प्यूट अराइज भी होता है तो जितने भी ये क्लोज रिलेशनशिप वाले मामले हैं ये कोर्ट, ये आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, ये कोर्ट नहीं जाते हैं। जनरली अपने परिवार के लोगों को लोग कोर्ट में नहीं घसीटते हैं, बट वो अलग बात है। कभी भाइयों के डिस्प्यूट देखो, वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है, ठीक है, बट अभी हम इस केस पे रहते हैं। नो एविडेंस ऑफ लीगल रिलेशन, यहाँ पे हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाया बेल्फर वर्सेस बेल्फर में कि जिसमें हम ये कह सके कि लीगल रिलेशनशिप ना, कोई लीगल रिलेशनशिप हो इनमें आपस में। और लास्ट लाइन जो मेरा इंटरप्रिटेशन था वो भी सही साबित होता है, इट वॉज जस्ट अ प्रॉमिस। प्रपोजल हुआ, अग्रीमेंट बना, प्रॉमिस बना। कंसिडरेशन कहाँ है यहाँ पे? अगर वाइफ आपके लिए कुछ कर, अगर हस्बैंड आपके लिए कुछ कर रहा है तो वाइफ को भी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वाइफ तो कुछ कर नहीं रही है, तो जब वाइफ कुछ नहीं कर रही है तो जो हस्बैंड के वर्ड्स थे दे वर इन जस्ट अ गुड फेथ। गुड फेथ यानी उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया, करना ना करना अलग चीज़ है, पर उन्होंने बस ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट बस कुछ बोल दिया, हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी यहाँ पे कि बस फॉर द सेक ऑफ इट जो हस्बैंड है उन्होंने ये चीज़ अपनी वाइफ को बोल दी। और ये वाइफ जब उन्होंने बात बोल दी तो ये सिर्फ प्रॉमिस तक हुआ, कंसिडरेशन में मामला अटक गया है आके। तो जब कंसिडरेशन पे मामला आके अटक गया तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं हुआ और अब जो मिसेस बेल्फर है उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये केस आपने देखा, अभी इसके एक उल्टा केस भी है, एक अपोजिट केस भी है जो एकदम इसके अपोजिट है, मेरिट वर्सेस मेरिट। अभी वो भी आके मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरिट वर्सेस मेरिट देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर देख नहीं रहा हो तो देख लेना, ठीक है। मेरिट वर्सेस मेरिट, मिसेस मेरिट एंड मिस्टर मेरिट, ठीक है। यहाँ पे भी वाइफ ने ही केस किया था अपने हस्बैंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि लीगल रिलेशनशिप कैसे बनी है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। ये वो भी क्लोज रिलेशनशिप, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, यहाँ भी क्लोज रिलेशनशिप है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, पर यहाँ पे थोड़े से सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। कैसे बताता हूँ? मेरिट वर्सेस मेरिट मैं एक कहानी के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, जनरली केस लॉस, ताकि वो बात आपके दिमाग में छप जाए और कल को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख के भी आ सके, ठीक है। हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों, मिस्टर एंड मिसेस मेरिट, ठीक है। इन दोनों का होने जा रहा था डिवोर्स, क्योंकि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, बहुत झगड़े हो रहे थे। तो क्या हुआ, इन दोनों ने एक घर ले रखा था आपस में जॉइंट नेम पे, ठीक है। इन दोनों ने एक घर खरीदा हुआ था जॉइंट नेम पे कि भैया ये हमारा घर है, ये हम दोनों का आधा आधा हिस्सा हम इन दोनों का है, क्योंकि दोनों ही इसकी लोन पे कर रहे थे कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ठीक है। अब ये घर ले लिया है इन्होंने, अब प्रॉब्लम है कि इनका डिवोर्स हो रहा है। तो अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों पे जब डिस्कशन हो रहा होता है कि इसमें क्या और कैसे होगा, तो मिस्टर मेरिट मिसेस मेरिट यानी अपनी वाइफ को, जो उस टाइम तक तो उनकी वाइफ होती है, उनको बोलते हैं कि तुम इस घर का लोन चुका दो, ठीक है। तुम इस घर का लोन चुका दो, मेरे हिस्से का लोन भी तुम ही चुका दो, और बदले में मैं तुम्हें अपने घर के सारा हिस्सा दे दूंगा। यानी जो आधा आधा हिस्सा हम दोनों का घर का है, तुम घर का पूरा लोन चुकाओ और बदले में पूरा घर मैं तुमको दे दूंगा। ये इन दोनों के बीच में आपस में डिसाइड होता है, जिसमें बोलता है यू पे द फुल लोन एंड आई विल गिव यू माई शेयर, ठीक है। तुम पूरा पे करो और पूरा ले जाओ। तो बोलती है ओके। तो जब ये ओके हो जाता है फिर प्रॉमिस तक बात ख़त्म नहीं होती है यहाँ पे। फिर बाद में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब चीज़ें बाद में इनके आपस में डिसाइड भी हो जाती हैं। पर यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का इंटेंशन है। कैसे?
वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ कर रही है, वाइफ हस्बैंड ने प्रपोजल दिया वाइफ को और वाइफ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्टेंस होने के बाद प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस होने के बाद ये अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर चुकी है। तो जब ये अपनी साइड की तरफ से फुलफिल कर चुकी है तो इसका भी बनता है कि ये भी अपनी साइड का फुलफिल करे। पर यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि जैसे इन दोनों में डिसाइड होता है कि ठीक है हम पूरा घर का लोन चुका देंगे, तो मिसेस बेल्फोर जब अपना लोन चुका के बोलती है कि लाओ अपना हिस्सा मेरे नाम करो, तो जो मिस्टर बेल्फोर होते हैं वो इस चीज़ को मना कर देते हैं। मिस्टर बेल्फोर बोलते हैं कि मैं अपना हिस्सा नहीं दे रहा हूँ तेरे को, भाड़ में जा तू। ठीक है, तो अब क्या होता है, मिस्टर बेल्फोर के खिलाफ मिसेस बेल्फोर कोर्ट में, बेल्फोर बोल रहा हूँ, मिसेस मेरिट कोर्ट में केस करती है। अब जब कोर्ट में केस करती है तो कोर्ट कंडेम्ड मिस्टर बेल्फोर एंड सेड यू हैव टू गिव योर राइट टू योर एक्स वाइफ। आपको अपना हिस्सा सामने वाली लेडी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो उनको ऑफर दिया था वो अपनी साइड का कंसिडरेशन पूरा कर चुकी हैं, तो आपको उनका कंसिडरेशन उनको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में मिस्टर बेल्फोर को मिसेस बेल्फोर की ओर से स्यू किया जाता है और बाद में मिसेस बेल्फोर को उनका घर मिल जाता है और मिस्टर बेल्फोर के हाथ से घर चला जाता है। ठीक है, तो यही इस केस का वो था, सार था। और ये बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के एकदम अपोजिट केस है, मेरिट वर्सेस मेरिट। ये एक लैंडमार्क केस नहीं है, लेकिन ये भाई की रिसर्च है, ये मैंने की है रिसर्च और मुझे ये भी एक केस लॉ मिला, तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी आपसे शेयर करना चाहिए था। अब थर्ड एंड लास्ट एसेंशियल हमारा बचा है फाइनली। ठीक है, वो भी अच्छे से पढ़ लो और नोट्स बनाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डाउट पूछो, ईमेल पे पूछो, कमेंट में पूछो, हर जगह पूछो। ठीक है, क्योंकि अच्छे डाउट पूछोगे ना तो मैं उसका आंसर वीडियो बना के भी करूँगा और आपको क्रेडिट भी दूंगा। ठीक है, चलो अभी आता हूँ। योर कम्युनिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, यानी आप अगर सामने वाले पर्सन को ऑफ़र दे रहे हैं तो उसको पता भी होना चाहिए कि आप उसको ऑफ़र दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कोई हवा में स्टेटमेंट फेंक रहे हैं और समझ रहे हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड, तो ऐसे नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी कपल में अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो वो बात बिगड़ जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि एक मेयर स्टेटमेंट जो आप हवा में बोल रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं, कि आप उसको प्रपोजल कह देंगे? नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, आप ऐसे ही बोल देते हैं हवा में, यार सोच रहा हूँ दुकान बेच ही दूँ, तो ये क्या है? ये एक मेयर स्टेटमेंट है। तो क्या आप इसको प्रपोजल मान लेंगे? ये प्रपोजल नहीं होगा, ये एक मेयर स्टेटमेंट होगा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो बस आपने बोल दिया। तो एक मेयर स्टेटमेंट प्रपोजल नहीं होता है। आपने किसी को प्रपोजल भेजा, उसने वो प्रपोजल देखा, उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, कम्युनिकेट हुआ और उसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो अलग चीज़ है। बट आपका जो प्रपोजल है वो सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल दूँ, आपकी कोई क्रश है, आपको वो पसंद है, आपने अभी तक उससे कम्युनिकेशन किया नहीं, आपने कभी उसको बताया नहीं, आपने कभी उसको अपनी फीलिंग इजहार की नहीं, आपने कम्युनिकेशन कुछ किया नहीं। आप बोल रहे हैं कि मैं बस एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि मैं उसको पसंद करता हूँ, और जाके बोल फिर उसको पसंद करता है। एक मेयर स्टेटमेंट हमेशा प्रपोजल नहीं होता है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा बहुत हद तक। इसलिए बोला जाता है कि एक जो मेयर स्टेटमेंट होता है वो कभी प्रपोजल नहीं होता है। अगर मैंने आपको ऑफ़र दिया है और फिर आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करके मेरे लिए वो काम किया है, तभी आप उसको बोलेंगे ना कि ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेंस हुआ है। अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट हो गया है प्रॉपरली? मैंने चिट्ठी लिखी, डाली, आपके पास पहुंची, आपने पढ़ी, तभी तो आपको पता चला ना कि ये जो कम्युनिकेशन है ऑफ़र का आया है मेरे पास। आया ही नहीं तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं, बकवास। ठीक है, तो एक छोटी मोटी ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे आपने एक बार तारक मेहता का एक एपिसोड भी देखा होगा। ये क्या आ रहा है इसमें, लाइन क्या आ रही है? अच्छा, आपने एक तारक मेहता का एपिसोड देखा होगा, उसमें था कि एक बार जेठालाल भी परेशान होता है, बोलता है कि मैं अपनी दुकान सोच रहा हूँ बेच ही दूँ। तो वो जो दुकान बेच रहा है वो बस एक मेयर स्टेटमेंट बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी दुकान से दुखी था, लेकिन वो नट्टू काका जाके सच में उसको दुकान चढ़ा देते हैं। फिर वो इन्विटेशन टू ऑफर आता है, वो भी मैं चीज़ अभी पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि वो ज़रूरी नहीं है, जेठालाल चाहे तो मना भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे निकाल दी तो उसको बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो प्रपोजल एक है वो ऐसा होता है कि दो लोग उसमें मिनिमम इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आप एक अकेले आपस में बोल रहे हैं, किसी बंद कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं कि सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कर दूँ, वैसा करूँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए,
तो वो एक मेयर स्टेटमेंट है, वो प्रपोजल नहीं है। आपको सामने वाले को ऑफ़र देना है, उसको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, फिर वो प्रॉमिस बनेगा, फिर प्रॉमिस से कंसिडरेशन दी जाएंगी एक दूसरे को, फिर अग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ होनी आपकी ज़रूरी है। तो बोलते हैं कि अब ये मेयर एक्ट और ये कम्युनिकेशन और ये सब तुम क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल देके समझाओ। एग्जांपल नहीं, इस पे एक बहुत ही प्यारा केस लॉ है, बहुत प्यारा केस लॉ है। मैं चाहता हूँ कि वो केस लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और अभी बस आके झट से उसको लिख के एक्सप्लेन। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं हम पहले, ठीक है, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। लालमन शुक्ला जो होते हैं वो गौरी दत्त के घर पे नौकर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अचानक से गौरी दत्त के जो बच्चे बेटा होता है उनका, वो खेलते खेलते कहीं चला जाता है, खो जाता है, मिल नहीं रहा होता है, ठीक है। तो गौरी दत्त लालमन शुक्ला को बोलती है कि तुम जाओ जाके मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ कहीं से भी, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, मेरा बेटा है, रोना वोना मचाती है। तो लालमन शुक्ला भाग के जाता है और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है, ठीक है। और जब लालमन शुक्ला चला जाता है, ठीक है, उसके आधे घंटे कुछ समथिंग बाद गौरी दत्ता पूरे गांव में नगाड़ा पिटवा देती है। जब टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स की हम बात करेंगे तब उस पर हम इस केस की भी बात करेंगे दोबारा, कि जब गौरी दत्ता नगाड़ा पिटवा देती है चारों तरफ से कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपये दूंगी, और 1919 में 501 रुपये, भाई बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बहुत अमीर लेडी थी, ठीक है, इनके पति बहुत पैसा कमाते थे। तो ये बोलती हैं कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इतना इतना पैसा दूंगी, और ये बातें चलने लगती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब गौरी दत्त जब ये नगाड़ा पिटवाती हैं तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब लालमन शुक्ला को, और जब ये सब चल रहा होता है कि जब गौरी दत्ता नगाड़ा पिटवा देती है और ये सब चलता है, तो जब लालमन शुक्ला होता है उसको वो बच्चा मिल जाता है कि वो बच्चा कहाँ पर होता है, फिर वो उसको लेके जाता है और ले जाके अपनी मालकिन को हैंड ओवर कर देता है बच्चे को, ठीक है। अब जो गौरी दत्ता का ये जो प्रपोजल दिया था उन्होंने कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इतना इतना रुपीस दूंगी, ठीक है, उन्होंने वो पैसा लालमन शुक्ला को अभी नहीं दिया है, ठीक है। फिर जब लालमन शुक्ला बाहर जाता है, लोगों के बीच में, समाज में जाता है, तब उसको ये चीज़ पता चलती है कि जो गौरी दत्ता है, इन्होंने ये प्रपोजल निकाला था। क्या प्रपोजल निकाला था? ये प्रपोजल निकाला था कि ऐसा मैंने प्रपोजल दिया है लोगों को, जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 501 रुपये दूंगी। तो जब लालमन शुक्ला सुनता है तो चौंक जाता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जब लालमन शुक्ला गौरी दत्ता को अप्रोच करता है दोबारा कि मैम आपको मेरे पैसे मुझको देने थे, कौन से पैसे, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाया हूँ 501 रुपये, तो गौरी दत्ता मना कर देती है कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी तुमको, ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो लालमन शुक्ला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके इस पे केस करता है। कोर्ट में जाके केस करके बोलता है कि लालमन शुक्ला को उसके पैसे मिलने चाहिए, और गौरी दत्ता बोलती है कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगी। अब कोर्ट यहाँ पे क्या कहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए, जो बहुत ही एक बड़ी फैक्ट की बात है, जो मैं ही बता देता हूँ। चलो, मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। जब लालमन शुक्ला को, देखो, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है, मैंने आपको कोई चीज़ ऑफर की और आपने वो चीज़ मेरे लिए की, तब हम उसको बोलेंगे ना कि ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ। गौरी दत्ता ने जब प्रपोजल दिया लालमन शुक्ला, तो लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था ना कि ये प्रपोजल है। लालमन शुक्ला को नहीं पता था, जो उसने बच्चा हैंड ओवर करके आ गया, चला गया, उसके बाद उसको पता चल रहा है कि अरे ये प्रपोजल भी मिला था। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कोई प्रपोजल ऐसा दिया गया है, तो एक्सेप्टेंस कैसे हो गई आपके प्रपोजल की, और आप कैसे उस पैसे के लिए लायबल हो गए? समझ रहे हो बात को, कि गौरी दत्ता ने जो प्रपोजल दिया है, लालमन शुक्ला को तो उस प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं है, और साफ साफ बेयर एक्ट में ये लिखा गया है, विथ एन इंटेंशन टू गेट द एसेंट ऑफ द अदर। अगर आपको एसेंट चाहिए सामने वाले की, तो भैया आपको उसके लिए कुछ करना तो था ना, लेकिन आपने उस इंटेंशन से नहीं किया था कि मेरे 500 रुपये मुझे मिलेंगे। आपने बस कहा था क्योंकि आपकी मैम ने आपको कहा है, इसलिए आपने ये चीज़ उनके लिए की है, बस। ठीक है, मैं क्या कोर्ट ने कहा था वो भी मैं लिख के आता हूँ, एक सेकंड में। तो कोर्ट ने कहा कि द गिवन ऑफर वॉज नॉट वैलिड, ये जो ऑफर हमें दिया गया है ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गौरी दत्त ने अपनी इच्छा तो जाहिर की थी कि जो उसके बच्चे को ढूंढ के लाएगा वो उसको 500 रुपये देगी, लेकिन वो जो इच्छा है वो लालमन शुक्ला तक पहुंची ही नहीं। आप वो चीज़ पूरी करेंगे ना जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपने वो चीज़ पूरी कर दी, तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि आप मुझे उसका रिवॉर्ड भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। इफ़ आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर एंड यू कंप्लाइड दैट कंडीशन, इट्स नॉट बाइंडिंग इन नेचर बिकॉज यू डिड इट विदाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, आपने जो चीज़ की
वो चीज़ आपने जब कर दी, वो भी इसलिए आपने की क्योंकि आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं था उस चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी आपने जब वो चीज़ परफॉर्म कर दी तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अब आप रिवॉर्ड के लिए भी लायक हो जाएंगे। उसको हम बोलेंगे कि आपने एक गुड फेथ में, एक दिल साफ होने की नीयत से आपने वो काम कर दिया। तो जब आपने अब वो काम कर दिया है तो उसके लिए हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंडीशन किसी चीज़ की फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफ़र में क्या क्या कंडीशंस थी। अगर आपको ऑफ़र की कंडीशंस ही नहीं पता है और यहाँ पे उसके अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है और आप तब भी आपने वो कंडीशंस फुलफ़िल कर दी तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। अब बहुतों के मन में डाउट आएगा कि अगर लालमन शुक्ला को, ठीक है हम मान लेते हैं सर कि उसको ऑफ़र नहीं पता था, अगर लालमन शुक्ला को जब वो बच्चा पकड़ के ला रहा था और जब तक वो घर पे पहुंचा नहीं था, और जब वो घर पे पहुंचते पहुंचते उसको रास्ते में ही अगर ये चीज़ पता चल जाती कि ऐसा ऐसा केस हुआ है तो भी उसको पैसा मिल जाता। अगर वो बच्चे को लेके जाएगा और बोलेगा कि मैम आपने ही ऑफ़र दिया था, देखिए मैं बच्चे को ढूंढ के ले आया हूँ, तो ये क्या हुआ, ये भी एक वैलिड ऑफ़र हो गया और ये पैसा उसको तब भी मिल जाता। अगर आते समय भी उसको कोई रास्ते में बता देता, गौरी दत्त से मिलने से पहले भी उसको कोई बता देता, बच्चा हैंड ओवर करने से पहले भी कोई लालमन शुक्ला को ये चीज़ बता देता कि यहाँ पे ऑफ़र मिला हुआ है, तो उसको पैसे मिल जाते, ठीक है, उसको पैसे मिल जाते। जाते समय भी पता चल सकता है, आते समय भी पता चल जाता तो मिल जाते। लेकिन जब आपने वो बच्चा हैंड ओवर कर दिया तो नहीं मिलेगा आपको पैसा उस चीज़ का, फिर आपका नुकसान हो गया, ठीक है। इसके अपोजिट भी एक केस लॉ है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और एक केस लॉ और है। ये दोनों लैंडमार्क केसेस नहीं हैं तो मैं उनकी बस कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको मैं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा, मैं एक स्टोरी फॉर्म में आपको जल्दी से एक्सप्लेन करके फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, ठीक है। 2 मिनट बस टाइम दो। बस ये 2 केस लॉज है, इनको सुन लो। जो विलियम कंट कार्डवाइन केस में क्या था कि जो मिसेस कार्डवाइन थी, ठीक है, पूरी कहानी अच्छे से बताता हूँ कि उस टाइम पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया था कि ये विलियम नाम का एक चोर है, अगर जो इसको पकड़ जो हमको इसकी खबर देगा हम उस बंदे को $500 का इनाम देंगे। उस टाइम पे ये एक निकला था, ठीक है। तो मिसेस कार्डवाइन को ये चीज़, जब मिसेस कार्डवाइन कहीं अपनी बालकनी में कुछ कपड़े पसार रही होती हैं तो उनको दिखता है कि ये तो साला वही चोर है जो जिसके बारे में पुलिस बात कर रही थी। तो वो क्या करती हैं, पुलिस को फ़ोन करती हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस उस कन्विक्ट को उठा लेती हैं। तो जब मिसेस कार्डवाइन को जब पुलिस बोलती है कि आइए अपना इनाम ले लीजिए, तो मिसेस कार्डवाइन बोलती हैं कि नहीं नहीं, ये काम तो मैंने अपनी दिल की संतुष्टि के लिए किया है, मैंने तो ये काम अपने मन की खुशी के लिए किया है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ बोल के वो चली जाती हैं वहाँ से। फिर क्या होता है, फिर 1 साल या 2 साल के बाद उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको कुछ उनकी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, तब इनकी मॉरलिटी बैक सीट पे चली जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे क्या होता है, ये बोलती हैं पुलिस वालों को जाके कि मुझे अब मेरे पैसा चाहिए। तो पुलिस बोलती है कि आपने तो वो पैसा 2 साल लेने से पहले मना कर दिया, तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि आपको वो पैसा चाहिए। तो बोलती नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो पैसा देना पड़ेगा आपको। तो मिसेस कार्डवाइन को पुलिस वाले पहले पैसा देने से मना कर देते हैं। तो मिसेस कार्डवाइन केस करती हैं पुलिस वालों पे, तो पुलिस के किसी बंदे पे कर देती है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस नहीं है तो मुझे इतना थोड़ा हल्का सा वेगली याद है। तो मिसेस कार्डवाइन जब केस कर देती हैं पुलिस पे, तो कोर्ट पुलिस को कहती है कि नहीं, मिसेस कार्डवाइन इज स्टिल लायबल। अगर आपको प्रपोजल पता था, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ है, आपने अपना साइड का कंसिडरेशन फुलफिल कर दिया है, आपने अपनी साइड की प्रॉमिस फुलफिल कर दी है, अपनी साइड का अगर आपने प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है तो भले ही वो 100 साल बाद भी मांगने आए, बट वो अपने हक के लिए लायबल होगी ही होगी, आपको उसका हक देना पड़ेगा। तो मिसेस कार्डवाइन को उनके कोर्ट के पैसे प्लस उनका वो भी दिया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला हरचरण लाल वर्सेस हरिचरण लाल। इसमें क्या था, इसका भी बच्चा खो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि हरिचरण लाल ने बाद में वो बच्चा ढूंढा, लेकिन वो बच्चा क्या हुआ था, वो बच्चा दूसरे शहर में चला गया था, कहीं कुछ खो के कुछ गलत बस में बैठ गया था और कुछ चला गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब हरिचरण लाल ने निकाला था कि बोला था कि जो बच्चा जो हमारे बच्चे को ढूंढेगा हम उसको इतना इतना इनाम देंगे। तो जब हरचरण लाल को वो बच्चा मिल जाता है उनका, तो हरचरण लाल क्या करता है कि वो उस बच्चे से उसका पता होता पूछता है, तो बच्चा उसको पता बताता है, तो वो पता नोट डाउन कर लेता है। फिर क्या करता है, हरचरण लाल अपने बच्चे को लेकर उस बच्चे को लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में और बोलता है कि ये इनका बच्चा है और आप ये बच्चा उनको बता दीजिए कि मिल गया है। और बाद में ये उनको एक लेटर लिखता है
और लेटर लिखने के बाद बोलता है कि ये देखिए आपका बच्चा मिल गया है, आप यहाँ से आके अपने बच्चे को रिसीव कर लीजिए। और बाद में अपने बच्चे को रिसीव करते हैं और इसको पैसा देने से मना कर देते हैं। और बाद में पैसा देने का मना क्यों करते हैं? बोलते हैं कि इसने हमारे बच्चे को हमारे घर पे लाके नहीं पहुंचाया था, तो जब घर पे लाके नहीं पहुंचाया तो हम इसको पैसा क्यों दें? तो जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने बोला कि नो, हरचरण लाल इज़ लायबल फॉर द मनी। वाई? बिकॉज इंटेंशन पूरा था उसका। प्रपोजल आपने दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, उसने अपनी साइड का प्रॉमिस फुलफिल किया, कंसिडरेशन फुलफिल किया, अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने अपनी साइड का चीज़ फुलफिल कर दिया है। तो उसका इंटेंशन ये चीज़ दिखाता है कि उसने आपको लेटर भेजा, डाक भेजा, उसने पुलिस को रिपोर्ट की, उसका इंटेंशन दिखाता है कि वो ये काम पैसे के लिए कर रहा था, नहीं तो वो आपको पर्सनली मैसेज करके क्यों इन्फॉर्म करेगा। और ये सब चीज़ें हुई तो बाद में हरचरण लाल को पैसा मिला। यानी ये अपोजिट ऑफ लालमंद शुक्ला का केस है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बेस्ट वीडियो है पूरे यूट्यूब पे, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी इतना डिटेल में जितना मैं पढ़ाता हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। और आगे की अभी और वीडियोस भी आएंगी, अभी की टाइप्स ऑफ प्रपोजल, इन्विटेशन टू ऑफर, इन पे भी बात होगी, ठीक है। तो तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।